अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। जब से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इंतहाई बोझल दिल के साथ और इंतहाई दुखी दिल के साथ हम अपना प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं गुज़िश्ता 2.5-3 महीनों से, और हम रेगुलर तादाद बता रहे हैं कि इस वक्त कोरोना मुतासिरीन की तादाद क्या बन रही है, कितने अफराद की अमवात हो चुकी है, कितने डॉक्टर्स इससे मुतासर हो चुके हैं, हमारी सोसाइटी के कितने मुदब्बिर अफराद इससे जाबहक हो चुके हैं। ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। और आज जब मैं आपको बता रहा हूँ और इसकी डिटेल बता रहा हूँ तो दिल बैठा हुआ है, दिल इंतहाई बोझल है, और जो आगे की सूरत हाल नज़र आ रही है वो और ज़्यादा दिल को बोझल करती है। पाकिस्तान के अंदर कोरोना मुतासरीन की तादाद इंतहाई दुख के साथ बता रहा हूँ 1 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों ने आज से महीना पहले, और उन्होंने कहा कि 1 लाख से ऊपर जा सकती है तादाद, और शायद हमारे पास तादाद 12-14 हज़ार के करीब थी उस वक्त। तो हम ये सोच रहे थे कि नहीं ये मुमकिन ही नहीं है। और आज दिन हम देख रहे हैं 1,03,671 कन्फर्म केसेस हैं, और आपको टेलीविजन स्क्रीन पर वो अदाद शुमार हम दिखा भी रहे हैं। हैरानकुन सूरत हाल ये है कि हम जब ये कहते हैं कि कोरोना बेकाबू हो रहा है, अब हम ये नहीं कह सकते। कोरोना वायरस पाकिस्तान के अंदर बेकाबू हो चुका है। ख़ास तौर पर पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई ज़्यादा तादाद सामने आ रही है। मेरे पास कुछ लिस्ट पड़ी है जो इनके अदाद शुमार हैं, जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के 24 घंटों के दौरान 4,728 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। और जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं और इससे अगले जो 2 घंटे हैं उसके बाद न जाने कितने अफराद सामने आ रहे हैं। सिर्फ पंजाब के अंदर 38,108 कन्फर्म मरीज हैं, 650 डेथ्स हो चुकी हैं और 18,776 रिकवरीज हैं। इसके अलावा जो मैंने सिंध की तादाद आपको बताई, पंजाब 38,903 इसमें इफेक्टेड हो चुके हैं, 715 अमवात हो चुकी हैं पंजाब में, सिंध में 650 थी जो मैंने आपको बताया, खैबर पख्तूनख्वा में 13,487। मेरा दिल दहल रहा है जब ये तादाद मैं आपको बता रहा हूँ। ये दिखाएं ज़रा फुल स्क्रीन जो डेटा है, ताकि हमारे नाज़रीन समझ सकें कि किस किस जगह पर क्या क्या सूरत हाल है। ये देखें जनाब, हमारे पास जो कन्फर्म केसेस हैं 1,03,671, ये भी दिन हमने देखना था। डेथ्स जो हैं अल्लाह खैर करे, खुदा खैर करे, 2,067 हो चुकी हैं, कन्फर्म डेथ्स हो चुकी हैं। रिकवरीज 34,355 है, और इनका जो प्लाज्मा है ज़ाहिर है 2-3 महीने गुजरने के बाद इनका प्लाज्मा एक्टिव होगा, क्योंकि 2-3 महीने के बाद क्या दोबारा एक्टिव तो नहीं हो रहा वायरस, उसके बाद फिर ये प्लाज्मा और सेम ब्लड ग्रुप का वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर देगा। तो ये मजमूई तौर पर मैंने पाकिस्तान की आपको सूरत हाल दिखाई है। डॉक्टर्स के खदशात जो थे, जिस तरह मैंने आपको बताया, अब जो यंग डॉक्टर्स थे वो भी इसका इंदिया दे रहे थे, जो सीनियर डॉक्टर्स थे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मेंबरान जो थे वो भी इस पर खदशा जाहिर कर रहे थे। लेकिन ना तो पंजाब हुकूमत टस से मस हो रही थी, सिंध हुकूमत इसको मान रही थी कि ये बढ़ सकता है मामला, वफाक को सख्त इक़दाम करने थे, और ना वफाक आज मान रही है न इससे पहले मान रही है। यहाँ तक कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ख़तरा सर पर मंडला रहा है, अभी जितनी तादाद है इससे और ज़्यादा तादाद बढ़ेगी, और जून जुलाई का महीना यहाँ तक कि अगस्त तक ये मामला इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करने वाला है। और उसके लिए ज़ाहिर है उन्होंने आज हमें बताया कि मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। उन्होंने बाकायदा हाथ में मास्क पकड़ रखा था और बताया कि मास्क ज़रूर पहने। यही मुझे आपसे कहना। हुकूमत 2 नज़रियात हैं, हुकूमत करे तो क्या करे। हुकूमत इंतज़ामिया को एक्टिव करे, हुकूमत SOPs पर अमल दरामद कराए, सख्ती से अमल दरामद कराए, मईशत भी चले, चीज़ें भी चले, मामलात भी हों, अवेलेबिलिटी भी हो हर चीज़ की, लेकिन SOPs पर अमल दरामद भी हो। फिर ये कहता है कि हुकूमत क्या करे। हुकूमत ये करे कि जो टेस्ट का एक्सपोजर है उसको बढ़ाए, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इक़दामात करे, हंगामी बुनियादों पर, एमरजेंसी की बुनियादों पर चीज़ों को करे। टैक्स, यहाँ तक कि आज खबर ये मौसूल हुई कि म्यू हॉस्पिटल में शायद किट्स ख़त्म हो गई हैं। इसकी क्लैरिफिकेशन भी आई, असद साहब जो थे उन्होंने, असद असलम साहब जो हैं उन्होंने क्लियर भी किया कि किट्स मौजूद हैं। लेकिन किट्स मौजूद हैं, मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ। जो हुकूमत जो भी कह रही है वो अपनी जगह पर। ये देखें, ये आज की लेटेस्ट फुटेजेस हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, अंदर क्या हो रहा है। ये आपको जो कोरोना मुतासरीन हैं उनकी सूरत हाल बता रहे हैं। वेंटिलेटर्स की शदीद कमी है, लेकिन हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जो PPEs हैं वो साथ मिल रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स एतराज़ भी कर रहे हैं
क्योंकि 38 के करीब तो डॉक्टर्स अभी तक जाम बहक हो चुके हैं। डॉक्टर सलमान तड़प तड़प के जान दे दी, जिसके ऊपर कमेटी बनाई यास्मीन राशिदा साहिबा ने। क्या होगा फ़ायदा कमेटी बनाने का? यानी कि वो बाकायदा पॉलिटिक्स खेली जा रही है। सिस्टम ही ऐसा है कि वो जो नर्सेज, अगर नर्सेज फारिग बैठी हों या डॉक्टर्स फारिग बैठे हों और उनके पास प्रॉपर सहूलियात हो, तो वो अपने डॉक्टर्स को सबसे पहले चेक करें। क्या बना के कमेटी हासिल होगी? फिर वो इन डॉक्टर्स को और नर्सेज को कसूरवार ठहराया जाएगा उन्हीं अमले के ऊपर। तो जनाब, आपकी क्या जिम्मेदारी थी? आपने क्या करना था? आपको अंदाज़ा नहीं है? जाकर यास्मीन राशिदा साहबा मेरे साथ, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, मेरे साथ चलें, लेकिन बताना नहीं है आपने हॉस्पिटल के अंदर कि मैं आ रही हूँ। प्रोटोकॉल नहीं लगना चाहिए, ये शर्त है, क्योंकि उससे पहले मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो चले मेरे साथ अस्पतालों, खचाखच भरे हुए हैं। मेरी अपनी घर का एक फर्द पिछले दिनों इंतकाल कर गया है और उसके लिए आईसीयू नहीं था, खाली नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, कोरोना मुतासिर नमूनिया था उनको, एस्थमा के पेशेंट थे वो, लेकिन हो गया, इंतकाल हो गया। यानी सिचुएशन हाथ से बाहर आ गई। अभी तो जून का आगाज हुआ है, अभी तो ईद से चंद दिन गुजरे हैं और ज़ाहिर है इनक्यूबेशन पीरियड सामने आ गया। अभी तो इनक्यूबेशन पीरियड भी पूरा नहीं हुआ है, तो उसके बाद की जो सूरत हाल है, जो चेन आगे से आगे चलनी है, तब की सूरत हाल क्या बनेगी। और लाहौर में तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सूरत हाल है। सलमान काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी YDA मेरे साथ मौजूद है, यंग डॉक्टर हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। अब बहुत अरसे से हम आपसे बातें भी करते रहे, मुख्तलिफ औकात पर आपसे बहुत आप लोगों के इश्यूज़, मैं खुद हाईलाइट आपके इश्यूज़, डॉक्टर्स के, यंग डॉक्टर्स को इज्जत दें, उनका ख्याल करें। लेकिन अब तो हालात बेकाबू हो चुके हैं। छोड़िए यंग डॉक्टर्स को, छोड़िए सब मामलात को, आपके क्या मसाइल है, ये है, हमें ज़रा ग्राउंड रियलिटीज़ तो बताएं, क्योंकि आप तो अंदर हैं। हम भी शायद कुछ भूल चूक हम हो जाए हमसे रिपोर्टिंग करते हुए, आप तो एग्जैक्ट बता सकते हैं कि अस्पतालों में सूरत हाल है क्या। ज़रा बताएं ना क्या है। देखें सर, जो सिचुएशन है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम खराब हुई है। मतलब जब शुरू में पेशेंट्स आना शुरू हुए थे तो 1 या 2 मरीज आईसीयू में होते थे, सारे बेड खाली थे, तो हमें लगता था कि शायद पाकिस्तान में ये वबा उस तरह ना फैले, मगर फैलते फैलते सिचुएशन ये हुई। बीच में जब लॉकडाउन हुआ तो अस्पतालों पे मेरे ख्याल है हुकूमत ने ये सोचा कि लॉकडाउन रखें ताकि बीमारी स्लो फैले, क्योंकि वैक्सीन तो दस्तयाब नहीं है, अल्टीमेटली तो इस बीमारी ने फैलना ही था। तो उन्होंने लॉकडाउन करके बीमारी के फैलाव को स्लो कर दिया और अस्पतालों पे लोड नहीं था, थोड़े पेशेंट्स आ रहे थे, बेड थे। फिर एकदम जब लॉकडाउन लिफ्ट किया गया, उसके बाद तवक्को थी कि ईद के करीब आके ये केसेस बढ़ जाएंगे। हमने उस वक्त भी कहा था कि जी ये केसेस बढ़ेंगे और एकदम अस्पतालों पे लोड पड़ेगा। हेल्थ का सिस्टम क्योंकि 30 साल से कभी यहाँ कोई डॉक्टर साहब ये बताएं, आप जिना हॉस्पिटल में है ना, आप जिना हॉस्पिटल से ताल्लुक रखते हैं ना डॉक्टर साहब जी? आप किस हॉस्पिटल में है? मैं सर म्यो हॉस्पिटल में। हमारा सबसे बड़ा सेंटर है, 400 बेड्स हैं यहाँ पे। बिल्कुल, ये बताएं वहाँ क्या सूरत हाल है म्यो हॉस्पिटल में? क्या सारे प्राइवेट अस्पतालों से भी मरीज इधर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा लोड इस हॉस्पिटल पे है। इस हॉस्पिटल में जाहिर है आपके कुछ दोस्त, अब आप सर्विसेज हॉस्पिटल में भी होंगे, जिना हॉस्पिटल में भी होंगे, हर हॉस्पिटल। अच्छा, अब एक एक करके डॉक्टर साहब पूछ लेते हैं, म्यो अस्पताल की क्या सूरत हाल है? म्यो अस्पताल की क्या सूरत हाल? सर म्यो हॉस्पिटल के क्योंकि सबसे बड़ा सेंटर है और यहाँ सबसे ज्यादा बेड्स हैं, इसलिए पूरे लाहौर से अस्पताल जो है वो इस वक्त प्राइवेट अस्पतालों से मरीज इधर आ रहे हैं, जिनको इनकार कर रहे हैं लोग। और यहाँ से अभी तक कोई मरीज आगे नहीं कहीं रेफर हुआ, क्योंकि यहाँ कल तक बेड कोई 5-10 बेड थे। आज इस वक्त सारे बेड फुल हैं। तो मुख्तलिफ जो यकी गेट हॉस्पिटल है, ये बताएं कि ये जो कोरोना टेस्ट है, मिसाल के तौर पर अगर कोरोना टेस्ट आज लिया जाए, सलमान भाई, अगर आज टेस्ट लिया जाए तो कितने दिनों के बाद उसका रिजल्ट आता है और कितने दिनों बाद मिल रहा है, जो लोड है जितना? सर जो PCR टेस्ट है वो PCR टेस्ट एक्चुअली म्यो हॉस्पिटल खुद नहीं कर रहा। PCR टेस्ट भिजवाया जाता है म्यो अस्पताल से 3 अस्पतालों में, जहाँ ये मुस्तनद लेबॉर्टरियाँ PCR की कायम की गई हैं, BSL-2 लैब्स या 3 लैब्स। ठीक है। एक बर्डवुड रोड पे, एक जिना अस्पताल पे है और एक लाहौर जनरल अस्पताल में है। ठीक है। तो वहाँ पे एक बहुत लंबी लाइन है और बहुत ज्यादा सैंपल्स आ रहे हैं। यानी कितना टाइम लगता है टेस्ट आने में? टेस्ट आने में कितना टाइम लगता है? 5 दिन भी लग सकते हैं। 5 दिन भी लग सकते हैं, लग रहे हैं, यानी कि 5 से 7 दिन लग रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किस लैब में किस तरह काम हो रहा है। वेंटिलेटर्स की क्या पोजीशन है? वेंटिलेटर्स की क्या पोजीशन है? वेंटिलेटर्स की जो सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त तो सारे वेंटिलेटर्स तकरीबन फुल हैं। वेंटिलेटर्स के हवाले से मैं ये क्लियर कर दूं, एक्चुअली वेंटिलेटर्स पे 2 मोड्स में मरीज लगे हुए हैं। एक फेस मास्क के जरिए CPAP बाईपैप पे लगे हुए हैं और एक ट्यूब डाल के लगे हुए हैं।
ठीक है। तो जो दोनों मोड पे वेंटिलेटर मशीन ऑक्यूपाई होती है, बहुत सारे जो अस्पताल हैं वो रिपोर्ट जो कर रहे हैं हुकूमत को, वो उन मशीनों को जो कि फेस मास्क के जरिए CPAP बाईपैप मोड पे लगी हुई है, उनको वेंटिलेटर्स को खाली तस्वुर कर रहे हैं, हालांकि वो खाली नहीं है, वो ऑन है और मरीजों पे लगे हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरे शहर में कोई वेंटिलेटर खाली होगा। यानी हम जब आज बात कर रहे हैं तो म्यू हॉस्पिटल सबसे बड़ा, वहां पर सबसे ज्यादा बेड्स हैं, यानी आज हम जब बात कर रहे हैं तो कल का जो बल्क होगा या परसों का जो बल्क होगा वो अस्पतालों में नहीं आ सकता, उनको जो अलग से कोरोना सेंटर्स बनाए गए वहां भेजना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं, अब मुख्तलिफ अस्पतालों में ये बेड इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो छोटे हॉस्पिटल जिस तरह यकी गेट हॉस्पिटल और जो कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे इतना रश नहीं है, जहाँ ऑक्सीजन वाले बेड्स दस्तयाब हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इब्तदाई स्टेज में आते हैं पहले उनको ऑक्सीजन लगती है, फिर उसके बाद उनको CPAP लगता है, फिर उसके बाद वेंटिलेटर पे जाने की नौबत आती है अगर हालत खराब होती चली जाए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर, इसके अंदर की एक इंजेक्शन टोक्लेज़ुमैब जी उसका भी बता सामने आया, जो हमने मेयो हॉस्पिटल में काफी सारे मरीजों को लगाया और कई मरीजों को जिनको इब्तदाई स्टेज में लग गया सांस खराब होने के, वो बेहतर हुए हैं और डिस्चार्ज होकर घरों को चले गए हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि CEO ड्राइव को चाहिए कि ये जो 2-3 कंपनीज इसको इंपोर्ट कर रही हैं उनके साथ बाकायदा रोजाना की बुनियादों पे मीटिंग करें और बांग्लादेश से और दीगर ममालिक से जहाँ जहाँ से ये इंजेक्शन इंपोर्ट हो सकते हैं इनको इंपोर्ट करें, क्योंकि लोगों को फायदा होगा इन इंजेक्शन के लगने से। इस वक्त पूरी मार्केट में ये शॉर्ट है, कोई 2.5 लाख रुपए का दे रहा है, कोई 2 लाख रुपए का दे रहा है। Oh my God। तो ये एक बहुत मतलब जिन लोगों के मरीज हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। हमारे हॉस्पिटल में भी ये मिल रहे हैं, मुफ्त मिल रहे हैं, मगर ये कि ये अब आज नहीं हमारी जो खेप है वो पहुंच नहीं सकी, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं से इंपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये मसले हुकूमत का खास तौर पर पंजाब हुकूमत का या वफाक का जो आपके साथ मतलब जो फैसिलिटीज है उससे मुतमईन है? सर देखें, ये एक्चुअली नई बीमारी है, तो मेरा ख्याल है कि उस वजह से जो जितनी भी आप फैसिलिटीज ऐड ऑन कर देंगे वो कम पड़ जाएंगी, क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और ये मरीज वो मरीज नहीं है जिनको हल्की सी कोई खारिश हो या कोई पेट में दर्द हो या कोई इस किस्म का मसला हो, इनको सांस का मसला होता है, सांस नहीं आ रहा होता। सही है। और सांस जिसको नहीं आ रहा उसको कार्डियक मॉनिटर भी चाहिए, उसको ICU बेड भी चाहिए, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको IV एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, IV फ्लूइड्स। ये एक कॉम्प्लिकेटेड मरीज होता है जिसकी मैनेजमेंट इतना सिंपल मरीज नहीं है कि जिसने वॉक इन आना है, आउटडोर में दवाई लिखवा के चले जाना है। सही। तो ये जितने भी मरीज बढ़ते जाएंगे उतना ही लोड अस्पतालों पे पड़ेगा और सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब जगह ही नहीं होगी तो आप मरीजों को कहाँ लिटाएंगे या उनको कहाँ रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मसला बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इस चीज का अंदाजा हमें इसलिए है कि हम अस्पतालों में आंखों से देख रहे हैं। जिन लोग अभी तक ये कह रहे हैं कि जी कोरोना घरों में नहीं आया, जी जिस तरह डेंगू आया था 2011 में कि घर घर में डेंगू पहुंच गया था, तो ये घरों में आ जाएगा अभी 1 महीने के। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, थैंक यू। क्लियर हुई है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है, ये जहन में रखिए, सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है। चलते फिरते कोरोना के मरीज इस वक्त बाजारों में फिर रहे हैं जिनको सिम्टम्स नहीं है, जिनको एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। और ये पहले दिन से हम कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक वो है जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको खुद नहीं पता है कि भाई वो कोरोना के पेशेंट हैं कि नहीं है। लेकिन जिस तरह से चेन चली है ईद के दिनों में, खुदा ना खास्ता जो आप PM में कह रही है कि 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद पंजाब में मुतासर हैं, ये बात सच हो सकती है। आने वाले दिन खतरनाक हो सकते हैं। मामला आपके और मेरे हाथ में। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ साफ, बस इतना कर लीजिए, बाकी हुकूमतों पर छोड़ दीजिए और नसीब पर छोड़ दीजिए। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आइंदा जो वफाकी बजट आने वाला है, इसी महीने आने वाला है, उसकी बातें हो रही हैं, उसके चर्चे हो रहे हैं। 7,600 अरब रुपए का होगा जो 12 जून को पेश किया जाएगा। खबरें मौसूल हो रही हैं, जो तफसीलात बताई जा रही हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत इसी माह की तकरीबन 12 तारीख को नया बजट पेश कर सकती है, जिसका हजम 7,600 अरब रुपए रखा जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान शरमा नमू का जो हदफ है, ज़राए बता रहे हैं कि 3% रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए
ज़राए का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस तमाम अहदाफ कम रखने का फैसला किया गया है और वजारत ख़जाना वफाकी बजट के इब्तदाई खद्दोखाल में कर्ज़ों और सूद की अदायगी बड़ा बोझ कर्ज़ों और सूद की अदायगी पर 3,200 अरब से ज़ायद खर्च होंगे। वजारत ख़जाना के मुताबिक वफाकी बजट में 10% से ज़ायद इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। दिफा के लिए 1,400 अरब रुपये से ज़ायद मुख्तस किए जा सकते हैं। सब्सिडीज़ और पेंशन अदायगी के लिए 700 अरब रुपये से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ है और आइंदा साल FBR के लिए 5100 अरब रुपये का हदफ भी मुकर्रर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है। FBR अहदाफ हासिल करने के लिए टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट नुकता है। वजारत ख़जाना के ज़राए ये बताते हैं कि वजारतों और डिवीजन के सालाना बजट में कटौती होगी। वफाकी हुकूमत के अखराजात के लिए 490 अरब से ज़ायद मुख्तस करने का फैसला किया है। ये मजमूई तौर पर आदद व शुमार कुछ अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब हम इसकी गुप्त सर्कमस्टांसिस को देखते हैं तो ये बहुत गंभीर मामलात भी लग रहे हैं। जिन अहदाफ की बात की जा रही है कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल में, ये हासिल कैसे होंगे, यह अहम सवाल है। और उसके साथ साथ ये बजट कोरोना की मुस्तकबिल की सूरत हाल को क्या मद्देनज़र रख कर बनाया जा रहा है। जो अहदाफ सेट किए जा रहे हैं वो कोरोना के जो असरात हैं, अगर ये इंतहाई सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं, बात तो 6 करोड़ सिर्फ पंजाब में मुतासरीन की बात हो रही है कोरोना की, अगर यहाँ तक चले जाते हैं हमें शदीद लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ गया, शहर को बंद करना पड़ गया, सूबे को बंद करना पड़ गया, तो फिर क्या बनेगा। इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत के असल ज़मीनी हकायक हैं वो है क्या, हम कहाँ से फ़वायद हासिल कर सकते हैं, या फिर हम कर्ज़ों की जकड़ में ही रहेंगे या मज़ीद जकड़ में आएंगे और टैक्सेस की जकड़ में आएंगे। आइए इस पर बात करते हैं। माहिर मुआशी और टैक्स सबूत डॉक्टर इकरामुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बता रहे, बातें ये हो रही थी कि कोरोना के जो असरात हैं वो बजट बनाने में शदीद दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि अगली सूरत हाल जो आने वाले दिनों की है, अगस्त तक या सितंबर तक जो बनेगी कोरोना की वजह से, वो तो हमें मालूम नहीं है। तो अहदाफ अभी हम जो सेट कर रहे हैं वो ठीक है, यानी जो अभी इंदिया दिया जा रहा है, ये जो हमें एस्टिमेट दिया जा रहा है किस तरह का बजट हो सकता है, आपके ख्याल में ठीक डायरेक्शन है? जी, बजट तो सालाना बनाना ही होता है, अलबत्ता उसके बाद में रिवीजन्स होती रहती हैं, सप्लीमेंट्री बजट्स भी आते रहते हैं, फिर मिनी बजट्स भी आते रहते हैं। तो ये जब कोविड नहीं भी था तो ये तो हमारी आदत रही हैं कि आपने देखा होगा कि 3-4 दफ़ा तो साल में ऐसी मेजर चेंजेस हो जाती हैं जिन्हें आप पूरा बजट नहीं तो मिनी बजट तो कहते ही हैं। अब तो ये है कि जो भी वो रख रहे हैं इसके लिए टारगेट्स, वो सारे के सारे जो हैं वो बहुत अनसर्टेनिटी का शिकार होंगे। जैसे आपने कहा, गैर यकीनी सूरत हाल इसलिए है कि हमें ये पता नहीं है कि अल्टीमेटली कोरोना ने कहाँ जाकर रुकना है। मगर 3 चीज़ों की तरफ मैं जल्दी से इशारा करता हूँ। देखिए, एक पहला बात है कि वो ये चाह रहे हैं कि हम आपको तब अपना जो 39 मंथ्स का प्रोग्राम 6 बिलियन का है उसकी हमें दूसरी किस्त भी नहीं मिली, अभी तक अनफिनिश्ड है। हालांकि वो यहाँ उसका रिव्यू करके जा चुके हैं, इस पर किसी ने गौर नहीं किया और किसी मीडिया ने कवर नहीं किया कि क्या वजह है कि 455 की हमें दूसरी किस्त नहीं मिली, जबकि 1.4 बिलियन की हम हंगामी इमदाद मिल गई जो दूसरे सारे मुल्कों को भी मिली अपने अपने हिसाब से। तो ये एक बड़ा अहम मामला है कि पाकिस्तान इसमें रह सकेगा कि नहीं रह सकेगा, क्योंकि जब हमने उनसे 5.5 ट्रिलियन का बजट जो था वो रेवेन्यू का और जो प्राइमरी डेफिसिट था वो तय किया, तो उस वक्त तो कोविड नहीं था। मगर कोविड कोई 9 महीने नहीं रहा, पिछले पहले 9 महीने में भी कोविड से पहले हमारी हालत अच्छी नहीं थी, हम अहदाफ पूरे नहीं कर रहे थे। कुछ चीज़ें होती हैं जो IMF जो है वेव नहीं करता, जैसे प्राइमरी डेफिसिट का मसला है और रेवेन्यू की प्रोजेक्शंस के अंदर जो अगर आप कमी आती है तो वो इसको बुरी तरह महसूस करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि आप फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए एक तो अपने नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स को कट करें। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो वैसे बेनाम हमारे रह गए हैं, वो एलोकेशन भी होती है फिर मिलते नहीं है, उसमें से सारा साल कट होता रहता है। 1 ट्रिलियन से शुरू हुए थे और 300 भी हम अरब जो है वो नहीं खर्च कर पाए हैं, जिससे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा रिसेशन आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। तो अगर हम IMF की बात मानते हैं तो हम मज़ीद रिसेशन और डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। और अगर हम फिस्कल जो है वो स्पेस क्रिएट नहीं करते हैं, अपने टैक्स सिस्टम को सादा नहीं करते हैं, उसमें लोगों को शामिल नहीं करते हैं, उसको बढ़ाते नहीं हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास बिलियंस की लैंड पड़ी हुई है जो हार्ट ऑफ सिटी में पड़ी हुई है और मरादी याफ्ता तबकों के पास है। कौन सा दुनिया में मुल्क होता है जहाँ पे आप 14-14 एकड़ के घर रखते
सकते हैं आजकल। सही बात। उनको अगर हम कमर्शियली ऑक्शन करें तो बिलियंस हम वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। फिर हमें कर्जे जो महंगे हैं उनको स्वाप करना चाहिए सस्ते कर्जों के साथ। फिर हमें बहुत ज़्यादा अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो करेंगे तो फिर एक तो बेरोज़गारी होगी और प्राइवेट सेक्टर भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के कॉन्ट्रैक्टर्स भी तो गवर्नमेंट के जो हैं प्रोजेक्ट्स पे चलते हैं। तो ये कंट्राडिक्टरी बातें अब हो रही हैं। वज़ीर आज़म रिलीफ देना चाहते हैं मोहतरम, और जो IMF है वो कहता है कि आप अपनी बेल्ट और टाइट करें। इसके दरमियान जो है रास्ता निकालने के लिए अब देखते हैं कि अपनी एक्वामेन कैसे इस्तेमाल करते हैं हाफिज़ शेख साहब और उनकी टीम। अगर वो नहीं किया तो पाकिस्तान मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगा और हमारी इकोनॉमी मज़ीद नीचे जाएगी। सर अगर देखिए हम सूरत हाल को देखना होगा, इंतहाई सूरत हाल, यानी कि इंतहाई सूरत हाल, एक्सट्रीम पोजीशन क्या बनेगी कोरोना की। अगर खुदा ना खास्ता जो हालात चल रहे हैं वो तो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर चले जाते हैं तो जाहिर है रेवेन्यू जनरेशन तो जाहिर है टैक्सेस से होनी है, तो फिर टैक्स कलेक्शन का भी मामला है और मजीद क्या टैक्सेस बढ़ सकते हैं, और जो टैक्स कलेक्शन है उसमें भी क्या मुश्किलात आएंगी रेवेन्यू जनरेशन के लिए। जी 5.1 ट्रिलियन का अगर उन्होंने जिद किया और हमने मान भी लिया तो ये तो नामुमकिन है, क्योंकि आपने देखा कि FPR ने कभी जिंदगी में 4,000 अरब भी इकट्ठा नहीं किया। वो ज़माना जब हम 5-6% की ग्रोथ रेट पे भी थे, उस वक्त भी माशाल्लाह ये 37-8-30 बहुत ज़्यादा भी कभी किया होगा, तो 4,000 के करीब तो कभी वो दूर दूर तक नहीं पहुंचे हैं। पिछली दफ़ा तो 0.4 की माइनस ग्रोथ थी, और ये जो फ्लैट कर्व है 3 साल से चल रहा है। अब किस हद तक आप ड्यूटीज टैक्सेस इकट्ठा भी कर लें, अगर आपने सही फरमाया मईशत की नमून नहीं होगी तो टैक्सेस कहाँ से आएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि एक तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं उसकी तरफ बहुत बड़े कट की ज़रूरत है, और दूसरा जिस चीज़ की तरफ मैं इशारा बार बार कर रहा हूँ, और वो जो हुकूमतें हैं उसको इसलिए नहीं करती कि वो वहाँ पे उनके अपने मरात याफ्ता, अब वो अपनी तनख्वाहों का बिल तो बढ़ाने के लिए सैनन डे पेश कर दिया है। वो 66 लाख का जाकर जो है एक मुकामी होटल में अपना जो है सूबाई असम्बली का इजलास करना चाहते हैं। इस तरह के लल्ले तल्लों से वो बाज नहीं आना चाहते हैं। और जो बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़े बड़े बंगलोज, प्लेशर आपने देखा होगा GR के घर माल के ऊपर, इनका क्या जवाब बनता है। इनको अगर प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऑक्शन में उसको बेचने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें लीज पर दीजिए और उन्हें आप आइडेंटिफाई कीजिए। आपने देखा कि गैरिजन के अंदर कितने मैरिजेस हॉल बने, उन्होंने उससे कितना पैसा कमाया। अगर ये काम जो है वो कंटोनमेंट वाले अपनी प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हैं, तो सिविलियन जो है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ अय्याशी के लिए रखी हुई है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर हमारे बहुत से जो आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट्स थी, दूसरी चीजें थी, उनकी तरफ तवज्जो दें। अब रेवेन्यू को छोड़ दें, इकोनॉमी को रिवाइव करें, बिजनेस पे कम टैक्सेस करें, और नॉन जो रेवेन्यू जो है वेंचर्स उनकी तरफ जाएं, और उसके अलावा अपने गैर तरक्याती अखराजात में बहुत ड्रास्टिक कट करें। ये है, और स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करें, चाहे वो एनर्जी का सेक्टर है, चाहे वो टैक्स का सेक्टर है। जब तक वो नहीं करेंगे तो ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हमेशा हमारे लिए रहनुमाई फरमाते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपने वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जो नस्ली इम्तियाज की कहानी चल निकली है, नस्ली इंसाफ के असरात की बात चल निकली है, ये अब अमेरिका तक नहीं यूरोप तक पहुंच चुकी है। बरतानिया में बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं। ज़रा बात करते हैं कि वहाँ सूरत हाल बन क्या रही है, ये मामला ठंडा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवंबर में सदारती इलेक्शंस हो रहे हैं, और उसकी रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप पार्टी है उस पर क्या असरात होंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी पर क्या असरात होंगे, और आने वाले दिनों में जो टर्न ओवर होगा इलेक्शन का, ये टर्न आउट होगा, वो क्या होगा, इसका बेनिफिट किसे मिलेगा, नुकसान किसे होगा, और अमूमी तौर पर, मजमूई तौर पर खुद अमेरिका, उसकी मईशत, जो इतने धरने हो रहे हैं, इतने एहतजाज हो रहे हैं, उसका नुकसान क्या मुस्तकबिल में होगा। क्योंकि तज्जिया ये दिया जा रहा है कि अगर अगस्त तक कोरोना वायरस का अटैक रुक गया तो शायद ट्रंप की जो पार्टी है उसको बहुत फ़ायदा हो सके आने वाले इलेक्शन में। लेकिन अगर ये ना रुका और ये जो नस्ली इंसाफ, नस्ली तासुब से आवाम जो सड़कों पर हैं, इसका ग्राफ मज़ीद बढ़ता गया तो फिर ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उस पर हक पर जाएगा। एक मुनफरिद सा तज्जिया लेते हैं एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना की वबा जो दुनिया के 162 के करीब मुल्कों तक जा पहुंची है, उसके असरात तकरीबन हर मुल्क तक पहुंच रहे हैं। वो मुआशी हो, वो सियासी हो, समाजी हो, किसी न किसी तरह से, हर तरह से वो उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका की जो गली कूचे हैं स्याह फाम सड़कों पर निकले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नस्ली जो इंसाफ है उसके असरात सिर्फ अमेरिका तक नहीं बल्कि यूरोप तक भी पहुंचे हुए हैं। अमेरिका में दूसरी बात यह है कि नवंबर में इंतखाबात हो जा रहे हैं और उसकी जो मुहिम है वो भी मुतासिर हो रही है। कई अमेरिकन जो स्टेट्स हैं वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरीज भी मुअत्तल कर दी गई है। मुख्तलिफ सियासी तज्जियाकारों के दरमियान इस बात पर इख्तलाफ पाया जा रहा है कि इस सूरत हाल का ज़्यादा असर किस पार्टी पर पड़ेगा। कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा, कुछ कह रहे हैं कि शायद दोनों पार्टीज़ को ना हो, जो टिल्ट है वो उसी का तरह बरकरार रहे। माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर अगस्त तक भी सूरत हाल काबू में आ गई तो इसका फ़ायदा सदर ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को होगा, लेकिन कल क्या होगा सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हवा का रुख क्या हो सकता है। एक तरफ नस्ली इंसाफ के लिए धड़ाधड़ मुजाहरे हो रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा अटैक है। इन दोनों सूरत हाल को मिलाकर जब समझें तो जो नवंबर का महीना है, इलेक्शंस होने हैं, तो इलेक्शन के मुलतवी होने के तो बहरहाल कोई चांसेस नज़र नहीं आते। जो माजी में भी प्रेसिडेंट्स मिलते हैं उसमें मुलतवी नहीं हुए हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन वोटिंग भी हो सकती है, घर में बैठे भी वोटिंग हो सकती है, बाय पोस्ट भी हो सकती है, वोटिंग का सिलसिला हो सकता है। इतना पायदार निज़ाम अमेरिका के अंदर है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में क्या पार्टीज़ पर भी इफेक्ट हो सकता है? आइए इस पर बात करते हैं। शाहिद खान साहब जो डेमोक्रेट्स रहनुमा है वो मेरे साथ मौजूद है बोस्टन से, और सीनियर तज्जियाकार बराए अमेरिकन अमूर फैज़ रहमान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ साहब हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, हम आपके बड़े मशहूर हैं। शाहिद साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने मशरूफ वक्त में निकाला है। मैं जरा फैज साहब से पहले एनालिसिस ले लूं। फैज साहब इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था और उस पर भी एक बात हमने की थी, और आपका तज्जिया ये था कि नंबर एक तो पोस्टपोन नहीं हो सकते, इलेक्शंस पोस्टपोन नहीं होंगे। नंबर दो आपने कहा था कि शायद इसका किसी पार्टी को फायदा या नुकसान ना हो। उसको हमने स्विंग स्टेट्स का जो टिल्ट है, जो उसकी तरफ बढ़ते हुए असरात हैं, उसकी भी बात की थी। तो आपने ये फरमाया था कि शायद ज़्यादा असरात ना हो। लेकिन सर जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो तो सरासर जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनकी पार्टी रिपब्लिकन्स उनके खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर ये जो स्याह फाम सड़कों पर निकल आया है और जिसका टिल्ट यूरोप तक जा पहुंचा है, बरतानिया में बहुत ज्यादा इसका टिल्ट बना है। इस सूरत हाल के बाद तो फिर एनालिसिस बनता है दोबारा से, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी है कि अब आपका तज्जिया क्या है, क्या अब भी कोई असरात नहीं होंगे? देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो भी आपने जो कॉन्टेक्स्ट दिया है मुर्तजा, उसमें असल दो बहुत अहम जो पहलू सामने आए हैं। एक तो ये कि जो आपने जैसे फरमाया कि सिया फार्म ही नहीं बल्कि तमाम नस्ल के लोग यहाँ पर, गोरे, काले और दूसरे जो इवन देसीज, अपने हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, हर किस्म के लोग इस वक्त सड़कों पर निकले हुए हैं। और जो रेसिज्म है, नस्ल परस्ती, वो अब एक बहुत बड़ा इलेक्शन इशू बनकर सामने आया है। और आज जो CNN का बहुत अहम एक पोल, एक जायजा सामने आया है राय अम्मा का, और उसके मुताबिक सदर ट्रंप इस वक्त 14 पॉइंट्स पीछे हैं बाइडेन से। बाइडेन जो कि अब एक ऑलमोस्ट ऑफिशियल नॉमिनी बन चुके हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के। अच्छा, इसमें एक और जो बहुत अहम पहलू है, जैसे कि आपने अभी तस्करा किया हमारी पिछली डिस्कशन का, कि जो स्विंग स्टेट्स हैं, जाहिर है कि अब वहां पर वोटर्स ज्यादा बाहर निकलेंगे, और वो जो बहुत छोटे मार्जिन से उन स्विंग स्टेट्स में सदर ट्रंप पिछली दफा जीते थे, वो शायद मार्जिन अब उनको नसीब ना हो, लोग ज्यादा वोट देंगे। और दूसरा जो एक बहुत अहम वाकया हुआ है वो ये कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में विद इन द रिपब्लिकन पार्टी एंड आउटसाइड द रिपब्लिकन पार्टी, इनकी अब बाकायदा खुलकर मुखालिफत की जा रही है। और कई तीर ऐसे फेंके गए हैं जिसमें अब जो आखिरी दफा कल कोलिन पावेल ने बाकायदा बहुत ही शदीद तनकीद की किसी अमरीकी सदर के बारे में, एक 4 स्टार जनरल का, जो हालांकि रिटायर्ड हैं, वो ये कहना कि उन्होंने दस्तूर से, आइन से खिलाफ वर्जी की है और उससे दूर हो गए हैं, बहुत बड़ी बात है रिपब्लिकन वोटर्स के लिए भी। तो इस तनाजुर में अगर आप देखें तो बात बहुत ऐसी लगती है कि शायद अब ये दोबारा ना जीत सकें इलेक्शंस। लेकिन अगेन मुर्तजा, जैसे आपने खुद फरमाया कि अभी भी काफी दिन बाकी हैं इलेक्शंस में, कौन सा वाकया ऐसा होता है कि जिससे दोबारा सदर ट्रंप की तरफ मामला निकल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एज ऑफ राइट नाउ
सदर ट्रंप का री इलेक्शन होना मुश्किल नजर आ रहा है। मुश्किल लग रहा है। शाहिद खान साहब, जाहिर है आपका एक पार्टी से ताल्लुक है, क्या वाकई डेमोक्रेट्स को फायदा हो रहा है इन स्ट्राइक्स का, या जो कोरोना वायरस का अटैक है, या नुकसान हो रहा है? बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखिए, इस वक्त जो ये अगर आप इन रीसेंट पोल्स देखें, जैसे कि अभी फैज रहमान साहब ने भी फरमाया, तो सिर्फ CNN के नहीं, देयर आर मल्टीपल पोल्स अवेलेबल, एटलीस्ट 10 क्रेडिबल पोल्स अवेलेबल हैं, जिनमें हर पोल में ट्रंप जो है वो 10 से 15 पॉइंट्स पीछे हैं। और उसका इम्पैक्ट, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो रिपब्लिकन पार्टी समझती है, जो सर्टन रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप है, कि ज़बरदस्ती हमारे से प्रेसिडेंट ने रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप छीन ली है। अब एक रिपब्लिकन सेनेटर फ्रॉम यूटा, उसने कल मार्च को लीड किया टुवर्ड्स द व्हाइट हाउस, और मिट रोमनी ने कॉलिन पावल का, अपने फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का आपने बयान सुना, जनरल मैटिस का बयान सुना, एंड देयर आर अदर रिपब्लिकन हु आर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। और जो ये मुजाहरे हो रहे हैं, ये जो ब्लैक लाइफ मैटर्स, और जो और इससे जो कौम जो है, नेशन जो है, वो लीडरशिप की तरफ देख रही है कि हमें कोई सही गाइडेंस दी जाए, जो कि अपेरेंटली नजर नहीं आ रही, और जिसकी वजह से ये मुजाहरे जो है दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिकन ये भी समझते हैं कि कोविड-19 की जो स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने बनाई है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है, और ये 1 लाख से ज्यादा अमवात जो यहाँ पर हो गई है, उन पे काबू पाया जा सकता था अगर कोई स्ट्रैटेजी सही होती। तो कभी वो डाईहाइड्रोक्लोरोक्विन की बात हो रही है, कभी एजिथ्रोमाइसिन की बात हो रही है, और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लोगों ने क्लोरेक्स पीना शुरू कर दिया। चूंकि सर आप पॉलिटिक्स को, अमेरिकन पॉलिटिक्स को शायद सब बहुत करीब से समझते भी हैं, आप इन भी हैं पार्टीज के अंदर, इन सारी मामलात को जो ऊंच नीचे उसको समझते हैं। अगर अगस्त तक ये मुजाहरे खत्म हो जाए और कोरोना वायरस का अटैक कम हो जाए, या एक तुरप का पत्ता जिसको मैं कहता हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इसकी वैक्सीन लाने में कामयाब हो जाते हैं अगस्त के एंड तक, फिर सितंबर और अक्टूबर 2 महीने कैंपेन के लिए रह जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ सकता है? क्या ये तुरप का पत्ता वैक्सीन हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो इसकी जो बेहतर एनालॉजी ये है कि आप जो पिछला इलेक्शन था उसके पोल्स देखें, उस पोल्स नहीं, उसके नंबर्स देखें कि किस तरह से और किन जगहों से हिलरी क्लिंटन ने लूज किया। मुझे याद है मेरी कॉन्वर्सेशन एक डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर चक शूमर से हो रही थी बिफोर इलेक्शन, लास्ट इलेक्शन। तो उन्होंने कहा ये इलेक्शन हम हार ही नहीं सकते। तो मैंने पूछा क्यों? कहने लगे इसलिए कि अगर रिपब्लिकन पार्टी ने जीतना है तो उसको तमाम बैटल ग्राउंड स्टेट जीतनी पड़ेंगी, जो कि कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं। लेकिन यू नो व्हाट हैपेंड, सारी बैटल ग्राउंड स्टेट्स तो रिपब्लिकन पार्टी ने जीती। अब आप गोइंग बैक टू, अब आप देखिए पेंसिल्वेनिया में हिलरी क्लिंटन लॉस्ट बाय जस्ट 1%, लेस देन 10,000 वोट्स। तो अगर वो एक स्टेट भी जीत जाती उस वक्त, तो जाहिर है प्रेसिडेंट होती। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हुआ ऐसे कि पोल्स वाज मिसलीडिंग, ठीक है, और जो डेमोक्रेट्स से स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेट्स वो बाहर नहीं आए वोट देने के लिए। तो वो मोबिलाइजेशन अब शुरू हुई भी है, वो सब कुछ। तो इसलिए बहुत मुश्किल लगता है कि अगर कोई वो कहते हैं ट्रम्प कार्ड भी आ जाए तो उसकी वजह से कोई इसका इम्पैक्ट होगा। अच्छा सर, फैज साहब, आप आई हैव 1.5 मिनट, आपका एनालिसिस इसी क्वेश्चन के ऊपर क्या है? क्योंकि मेरा जाती तजुर्बा ये जी, मेरा जाती एनालिसिस मैं ये समझ रहा हूं कि अगर ये वाकई ये नस्ली तासुब वाला मैटर, ये स्ट्राइक्स खत्म हो जाए तो जाहिर है एक तरफ से तो मामला ठंडा हो गया। अगर कोरोना वायरस का अटैक रहे और वैक्सीन ले आए किसी भी तरह से, जो भी कर सकते हैं, या किसी मुल्क से, चाइना भी कोशिश कर रहा है, रशिया ने भी क्लेम किया है कि वो तकरीबन पहुंचे हुए हैं, करीब पहुंचे हुए हैं, तो क्या हो सकता है? ये फायदा तो हो सकता है इनको। और दूसरी बात जो एक अहम बात है वो ये कि इकोनॉमी ने फिर एक अपस्विंग लेना शुरू कर दिया, यानी बेहतरी की तरफ जा रही है अमेरिकन इकोनॉमी इस वक्त, डिस्पाइट ऑल दीज इश्यूज।
तो अगेन जैसे मैंने से कहा कि कोई भी बात सर्टेनिटी के साथ नहीं की जा सकती, लेकिन इस वक्त जो इनके इश्यूज बहुत हो गए सर ट्रम्प के और रिपब्लिकन पार्टी में, जैसा कि हमारे दोस्त ने, हमारे शाहिद खान साहब ने फरमाया कि इतने इश्यूज हैं विद इन द पार्टी इनके खिलाफ कि अब इनको उन इश्यूज के साथ आगे बढ़ना और कोई विनेबल स्ट्रेटजी बनाना बहुत मुश्किल है। तो मैं समझता हूं कि अगेन एज ऑफ राइट नाउ बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि सदर ट्रम्प दोबारा बनेंगे, लेकिन अगर ये जैसे वैक्सीन का आपने कहा और कोई और बहुत बड़ा ऐसा मौजूदा हो जाए, कोई ऐसा बड़ा वाकया हो जाए जिससे कि डायरेक्ट बराह रास्त सदर ट्रम्प को फायदा हो, तो फिर मामला पलट सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। आई एम सॉरी अब मुझे आपको कट करना पड़ा। थैंक यू।